नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और हमास और इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच खौफनाक जंग जारी है। इस लड़ाई को लेकर दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मुस्लिम देशों का नेता सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर शांति के लिए बातचीत कर रहा है। अब एक तरफ तो शांति के लिए बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर सऊदी अरब के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात करते हुए कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ वो खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी देश जंग टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमास को टैंक और लड़ाके कौन उपलब्ध करवा रहा है? इसी मुद्दे पर और इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिहाद के नाम पर कत्लेआम और बर्बरता की भयावह तस्वीर दुनिया को दिखाने वाले आतंकी संगठन हमास गाजा में जो मंजर दुनिया के सामने पेश कर रखा है, उसकी बौखलाहट संयुक्त राष्ट्र से लेकर मुस्लिम देशों के संगठन IOS तक साफ देखी जा रही है। कुछ विशेषज्ञ तो इस जंग को विश्व युद्ध की आहट तक बता रहे हैं, लेकिन अपने आप को मुस्लिम देशों का नेता कहने वाला सऊदी अरब में खलबली मची हुई है। जहां एक और सऊदी अरब ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन लोगों के अधिकार हासिल करने, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। सऊदी अरब का संकेत साफ है कि वो जंग टालने की कोशिश कर रहा है। अगर जंग आगे बढ़ी तो वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम देश UAE की ओर से फिलिस्तीन नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन फिलिस्तीन लोगों के पास आधिकारिक तौर पर अपनी सेना नहीं है, उस देश में हमास जैसे आतंकी संगठन कैसे खड़ा हो गया? हमास के पास लड़ाके और हथियार कहां से आ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र की ओर से सामने आई जानकारी इस भयावह तस्वीर को दिखाने के लिए काफी है। UNSC की 90 मिनट लंबी बैठक में युद्ध पर चर्चा हुई। 15 देशों ने मिलकर हमास को बुरा भला कहा और इजराइल से शांति की अपील की। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। UNA की शांति की अपील हवा में लटक कर रह गई। संयुक्त राष्ट्र मानवीय एजेंसी OCHA का कहना है कि गाजा में विस्थापित लोगों की संख्या 84,444 बढ़कर 4,23,378 तक पहुंच गई है। जंग में अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हमास ने इजराइल की ओर से किए जा रहे एक हवाई हमले के बदले एक बंधक को मौत के घाट उतारने की खुली धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। अब एक तरफ तो इजराइल से शांति की बात की जा रही है, या यूं कहें कि उससे अपील की जा रही है कि शांति बनाए, और दूसरी तरफ हमास को युद्ध लड़ने के लिए पूरा समर्थन भी दिया जा रहा है। इजराइल और हमास के इस युद्ध में पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है। अब ऐसे में आप अपील कैसे करेंगे? और ये जो दोहरा रवैया सऊदी अरब के देशों का देखा जा रहा है, एक तरफ इजराइल से रिश्ते भी रखना चाहते हैं, एक तरफ इजराइल से शांति की अपील भी करते हैं, हमास को बुरा भला भी कहते हैं, और फिर उसी को हथियार दे देते हैं कि भैया फायर करो। अब सोचिएगा कि इस दोहरे रवैये से कैसे शांति आएगी? इस दोहरे रवैये से आखिर आप कैसे अमन और चैन ला सकते हैं? कैसे इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं? और इस दोहरे रवैये की वजह से ही, इस दोहरे चरित्र की वजह से ही सवाल उठ रहे हैं। कुछ जानकारों का यहां तक भी कहना है कि हमास और इजराइल का जिस तरह से युद्ध चल रहा है और दो धड़ों में जो दुनिया बटी है, वो वर्ल्ड वॉर की तरफ भी लेकर जा सकती है।
तो ऐसे में संकट सब तरफ है और सिर्फ यह युग विकास का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात को कहते हैं कि यह समय लड़ाई का नहीं है, यह समय युग विकास का है और हमें विकास की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे साथ जो मेहमान आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ दबे जुड़ गए हैं, इजराइल मामलों के जानकार हैं। निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। निपुण साहब, जिस तरह से दुनिया दो धड़ों में बट गई है हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर, तो क्या वर्ल्ड वॉर जैसे आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर के आसार बन भी सकते हैं, क्योंकि क्या दुनिया इस समय केवल बात अरब वर्ल्ड के अंदर नहीं, इजराइल और वर्ल्ड की बात नहीं है। एक यूक्रेन रशिया पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा चीन का ताइवान पर जो अग्रेशन है, और जैसे चीन की पीपल्स आर्मी जो है, हाँ। उसका 2013 का एक डॉक्यूमेंट है, उसके थ्रू उसने घोषणा की हुई है पहले से ही कि 2025 तक हम ताइवान को ऑक्युपाइड कर लेंगे। और अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखें, तो शुरुआतें ऐसी हुई थी। तो आज 3 जंगे आप देख रहे हैं, यूरेशिया में एक वॉर देख रहे हैं, अब आपका एक एशिया के अंदर वॉर आप देख रहे हैं, वेस्ट एशिया के अंदर, और हम देखें तो ईस्ट एशिया के अंदर भी एक वॉर के आसार हैं। तो कहा भी जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हम देखें तो जो खुलकर सपोर्ट किया है, कुवैत की बात करें, ओमान की बात करें, कतर की बात करें, वो हमस के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। सऊदी की जो प्रतिक्रिया है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, हालांकि वो फिलिस्तीन के सपोर्ट की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन बहुत खुलकर नहीं कि वो हमस का सपोर्ट कर रहा है या इजराइल का विरोध कर रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो यूएई की जो प्रतिक्रिया है वो इजराइल के पक्ष में आई है। तो यहाँ पे हम देखें अरब वर्ल्ड के अंदर खुलकर जो साथ में है, जो बिल्कुल हर तरह सपोर्ट कर रहा है, वो है ईरान, और ईरान की बैक में है चाइना और रशिया। तो इस प्रकार का जो नेक्सस बना है, इधर इजराइल की सपोर्ट में हम देखें तो अमेरिका आपके साथ में खड़ा है, ब्रिटेन खुलकर खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, यानी कि जो हम वेस्टर्न ब्लॉक देखते हैं वो पूरा आपका साथ में खड़ा है। हमारी ओर से प्रतिक्रिया है कि भाई हम भी जो है, जैसे हमारे पीएम के द्वारा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि हम इजराइल के साथ में खड़े हैं। तो कुल मिला के जो मैटर है कि हम दुनिया को 2 घड़े में बात करें, तो अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज जो है तेज होने की भी हो सकती है। और मुझे ये लगता है, जो स्पष्ट रूप से लगता है, कि गाजा के ऊपर कंट्रोल इजराइल डेफिनेटली करेगा। अगर गाजा के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है तो ये इजराइल का जो हार्ड पावर का एक जो नेचर रहा है और उनके अपने ही अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और इस वॉर में मैं सबसे बड़ा जो लॉस देख रहा हूं, गाजा के अंदर जो हमस ने किया है, हमस ने ये फिलिस्तीन लोगों के लिए ही एक समस्या खड़ी कर दी है, और सबसे बड़ा जो उसमें घाटा होगा, लॉस होगा, वो फिलिस्तीन वॉइस को होगा। तो मुझे लगता है कि 2007 में जब आप देखें कि अल फतेह, और अल फतेह से पहले पीएलओ की बात करते हैं, तो पीएलओ के बाद जब अल फतेह और हमस जो था पीएलओ के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है फिलिस्तीन लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने शायद 2007 में गलती की होगी, कि जो हमने हमस को क्या दी, इस प्रकार से ताकत दी और इस प्रकार से उसकी सत्ता को हमने एक तरह से स्वीकार किया। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद तो साहब, थर्ड वर्ल्ड की आहट। जी हाँ बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद साहब, एक तरफ तो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं देश, सऊदी अरब वाले जो देश हैं वो और ज्यादा कर रहे हैं, अरब देश। अब एक तरफ तो शांति की अपील और दूसरी तरफ हमास को हथियार पकड़ाए जा रहे हैं, टैंक दिए जा रहे हैं, लड़ाके दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ युद्ध का सामान और दूसरी तरफ शांति की अपील, फिर संभव कैसे? देखिए, ये जो दोहरा चरित्र है, हाँ, खासकर देखिए इतना बड़ा कोई ऑपरेशन या इतना बड़ा अटैक हमास के बूते का रोग नहीं था। जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं, जैसे कि ईरान का इसमें हाथ देखा जा रहा है, कुछ जो जानकार लोग हैं वो ये ईरान तुर्की का काफी इसमें नाम ले रहे हैं। तो ये केवल हमास केवल उसको मालूम है कि इजराइल की कुव्वत क्या है, उसकी पावर क्या है, तो वो खाली इस पे अटैक नहीं कर सकते थे। तो इसमें एक सोची हुई पूरी रणनीति बनाई है उन्होंने कि कैसे इसको अमेरिका को और इजराइल को यहाँ ड्रैग किया जाए। और इसमें रशिया का हाथ भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रशिया ये चाहता है, रूस का ये मानना है कि अगर अमेरिका यहाँ ड्रैग हो जाता है
तो उसका जो अटेंशन है वो यूक्रेन पे कम होगा, और जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो फ्रेगमेंटेड उनका एप्लीकेशन होगा, क्योंकि जो सामरिक संसाधन वो अभी यूक्रेन को दे रहा है उसी धन को वो यहाँ डाइवर्ट करेगा, या उसी साइन्यूज ऑफ वॉर को वो यहाँ डाइवर्ट करेगा, और रशिया अपना एम अचीव कर लेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट देखिए अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका ने जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस, अपना सपोर्ट, अपना जो प्रायोजित कार्यक्रम है वो सबके आगे रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। और जो ये ताकतें हैं, देखिए आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो साइनोसेंट्रिक बनता जा रहा है, जिसके अंदर ईरान, रशिया, चाइना, तुर्की, हालांकि तुर्की नेटो में है लेकिन फिर भी उसका जो झुकाव है या रुझान है वो चाइना की तरफ ज्यादा है। तो ये सब जो धड़े बनते जा रहे हैं वो यकीनन बता रहे हैं कि भाई आतंकवाद को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने देखिए इजराइल की ताकत को आंका है, उन्होंने उनके हौसलों को अभी नहीं परखा है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल हावी है इन देशों पे, और वो हमास को देखिए किसी विचारधारा को खत्म करना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन हाँ हमास की जो कमर है उसको यकीनन तोड़ा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने करीब 5 से 6,000 टन TNT गाजा पट्टी में पंप इन किया है, वो बताता है कि कैसे वो ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पहले टारगेट को स्टॉप किया जाता है और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे सिद्धार्थ साहब, एक तरफ तो हमास को जो समर्थन दिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि तमाम देश हैं जो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को भी बेहतर करना चाहते हैं और उन्हें बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमास का समर्थन भी है, फिलिस्तीन के अधिकारों की बात भी करते हैं। तो इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे देखा जाए, या एक साथ कैसे लेकर जाया जा सकता है? जी धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया है। शुरुआत में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बेसिक डिफरेंस है हमास में और इसके पहले के जो भी सियासती वहां पे इजराइल के खिलाफ, इजराइल के विरुद्ध जो भी हुआ, वो सब चाहे वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO यासिर अराफात का हो, या फिर बाकी जितने भी फैक्शंस हैं, दे ऑल वर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। वो सब पैलेस्टाइन के लिए लड़ रहे थे। हमास, बहुत शायद कम लोगों को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है हरकत अल मुकव्वमा अल इस्लामिया। तो बेसिस ऑफ हमास इज इस्लाम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, नॉट पैलेस्टीनियन कॉज। तो यहाँ पे जो इस्लामिक या थियोलॉजिकल प्रीडोमिनेंस है हमास के केस में, वो प्रीडोमिनेट कर जाता है। इसके पहले के जितने भी हेलो जी जी बोलिए बोलिए। इसके पहले के जितने भी युद्ध हुए या वॉर हुए, तो ये समझना आवश्यक है। इसलिए कई डिफेंस एनालिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमास इज आइसिस। अब आपने जो प्रश्न किया कि हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस, जैसे इसमें भारत में भी अगर हम देख रहे हैं तो एक जगह पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रो इस्लाम या प्रो मुस्लिम रहती हैं, उन्होंने खुल के हमास को सपोर्ट किया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो पुष्कर में इजराइल के लिए प्रार्थना हो रही है, काशी में इजराइल के लिए प्रार्थना हो रही है, गंगा आरती के पहले इजराइल के लिए प्रार्थना हो रही है। तो कहीं पे विश्व जो है वो दो भागों में बंट चुका है, और एक जैसे कि जो तबका या जो भारतीय प्रेडोमिनेंटली इसमें हिंदू समाज है जो प्रो इजराइल है, वो इसलिए है कि जो बर्बरता से हमास ने शुरुआत की 7 अक्टूबर को, जो अमानवीय कृत्य किए गए, वो उसकी कोई भी कंपैरिजन आज तक नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। और दूसरी बहुत अहम बात है कि हमास वैसे तो अपने आप को अगर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, बट अगर नॉन स्टेट एक्टर होके वो सारा सपोर्ट ले रहा है, नॉन स्टेट एक्टर होके या उसका एक चोगा पहना हुआ है, इट्स अ फसाड दैट दे आर हैविंग, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है, वो मस्जिद में जाके छुप जाते हैं,
वो स्कूलों में जाके छुप जाते हैं। तो उसके बाद जब रिटेलिएटरी एक्शन होता है इजराइल की तरफ से, तो फिर एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की उनकी एक स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। जब से हमास 1987 में एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद उनकी एक बहुत ही क्रूड स्ट्रैटेजी थी कि वो हमेशा सिविलियन पे अटैक करते थे, सिविलियन को ही टारगेट बनाया करते थे, इनोसेंट सिविलियंस, इजरायली इनोसेंट सिविलियंस को। और इस बार भी, चूंकि मैं इजराइल में काफी रहा हूं, और सबसे पहले जब 2000 के साल में मैं रहा था, बेत गुवरिन नाम का एक किबुत्स है जो कि आश्केलॉन के बहुत करीब है। तो मेरे काफी अनुभव भी हैं कि उस समय से ही आम नागरिक, जो इजरायली नागरिक हैं, अगर वो अपने हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ियां और ग्रीन नंबर की नंबर प्लेट जो कि उस समय पैलेस्टीनियंस की या फिर इस तरह की होती थी, तो वो आती थी तो घबरा जाते थे कि यहाँ पे कहीं समवन विल पुल आउट अ गन फ्रॉम द विंडो एंड फायर एट अस। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की जो दो भागों में बटा हुआ है वो पूरा क्लियरली दिख रहा है। और भारत का जो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है दैट वी सपोर्ट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स द टू नेशन थियरी। मैं आपसे ये और समझना चाहता हूं सिद्धार्थ साहब, एक वाक्य राणा जी मैं बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करंट स्टैंड ये है कि दे सपोर्ट द टू नेशन थियरी जो है, बट इन कंसल्टेशन विद इजराइल। मतलब जो दो पैलेस्टीन एक अलग राष्ट्र हो, बट इजराइल के साथ वार्ता के साथ, इजराइल के साथ नेगोशिएशन के साथ हो। तो ये मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमास का समर्थन तो किसी कीमत पे किया नहीं जा सकता, और जो बर्बरता उसने की है उसका भी समर्थन किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल ने जो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है और जो धीरे धीरे उसने बढ़ाया है, और लगभग अपने हिस्से में जो उसने 44% उसके पास थी और जो उसने बढ़ाकर अब 80% कर लिया है, उसको किस तरह से देखें? नहीं, मैं इसको पहली बात तो कब्जा करना कहूंगा ही नहीं। अगर आपको मेरे व्यूज लॉपसाइडेड लगे टुवर्ड्स इजराइल तो सो बी इट, बट ये कब्जा नहीं किया है इजराइल ने। और जहां तक आपने जो पहले प्रश्न किया राणा जी की हमास का कोई समर्थन कर ही नहीं सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग भारत में राष्ट्रगान होता है और उस समय खड़े नहीं हो सकते हैं, आज वो नारा लगा रहे हैं आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन। जो भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत होती है, वंदे मातरम बोलने में जिनको दिक्कत होती है, वो 5000 किलोमीटर दूर जो पैलेस्टाइन है उनके लिए वो फ्लैग लहरा रहे हैं, उनके लिए वो रैलियां कर रहे हैं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रक्षण जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स की तरफ से मिल रहा है, ये भारत में हो रहा है। I think we cannot turn our eyes blind to it. But आपका जो मूलभूत सवाल था कि जिसमें आपने कहा कि जो परिस्थितियां बदली 1948 से लेकर अब तक, तो ये तो अब एक हो चुका है। अब इसके बाद आप क्या उसमें वापस जा सकते हैं? क्या आप उससे पीछे हट सकते हैं? 1948 की सिचुएशन में जा सकते हैं? तो जवाब है इसका ना, नहीं जा सकते। तो या तो आप स्टेटस को मेंटेन करके टू नेशन थियरी, या जिसमें दोनों साथ में रहने के लिए काफी सारे जो पीस अकॉर्ड्स हुए हैं उसमें भी इस बात पे भी जोर दिया गया है, तो या तो उसको आप कबूल कर लें, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, या फिर एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, जैसे एरियल शेरॉन ने पूरे का पूरा गाजा की जो पट्टी थी वो गाजा वासियों को दी थी, इवन आफ्टर दे हैव कॉन्कर्ड इट। तो उसको बाद 2005 के बाद वहां पे कभी इलेक्शंस भी नहीं हुए। इजराइल ये मानता था कि शायद जो है पॉलिटिकली एक वाइब्रेंट हो पाएगा, या फिर हमास के सपोर्ट के साथ वहां पे इलेक्शंस हो पाएंगे, डेमोक्रेसी हो पाएगी, बट ये कभी भी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये कहना कि इस सिचुएशन में जब विश्व दो भागों में बंट चुका है, भारत में भी हम देख रहे हैं कि एक तबका है जिसमें प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम्स हैं, जो अच्छा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के मुसलमान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ अन्य देशों के मुसलमान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर द कंसेप्ट ऑफ उम्मा। बट यही कंसेप्ट ऑफ उम्मा जब इजिप्ट की बात आती है और इजिप्ट कहता है कि नहीं भाई, हम इन शरणार्थियों को अपने पास नहीं लेंगे। इस्लामिक वर्ल्ड के, अफ्रीका के मुसलमान जो हैं वो शरणार्थी के लिए कहाँ जाते हैं? वो यूरोप में जाते हैं। अफगानिस्तान या पाकिस्तान से वो चाहते हैं, सीएए का जब बिल पास हुआ, एक्ट बन गया कि नहीं ये तो ठीक बात नहीं है, वो भारत पे आना चाह रहे थे।
तो जहां पे भी दमन हो रहा है, जहां पे भी वो भाग के जाना चाहते हैं, तो वो यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तब कंसेप्ट ऑफ उम्मा निगेट हो जाता है, तब कोई उम्मा की बात नहीं करता है। बट जैसे ही कहीं पे कुछ इस तरह से एक अमानवीय घटना होती है और उसके रिटेलिएशन में अगर एक सॉवरेन स्टेट रिटेलिएट करता है, जो उसका हक है, जो उसका एक अधिकार है, तो आप हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल, मैं इसी पर एक और सवाल के साथ बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन निपुण जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जब अंग्रेज यहां से गए फिलिस्तीन से, तो उन्होंने जिस तरह से इसको बांटा था, और उसके बाद जब यूएन के साथ भी ये समझौता हुआ, या यूएन ने भी जब इसमें हस्तक्षेप किया और जब बांटा गया, तो लगभग 55% जमीन थी जो फिलिस्तीन को मिली और 45% थी जो इजराइल को मिली। उसके बाद अब बढ़ते बढ़ते उसकी जमीन ज्यादा हो जाती है और केवल 20% में सिमट के रह जाता है फिलिस्तीन। तो इसको मैं भी समझना चाहता हूं और मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि क्या इसको हम जायज कहें या नहीं। देखिए, अभी जैसे सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, हाँ। मैं उनकी काफी बातों से सहमत हूँ। देखिए, क्या था कि जब टू नेशन थ्योरी आई थी और जब 47 की हम बात करें कि ब्रिटिश के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट इसराइल का किया गया, तो तब इसराइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अरब वर्ल्ड उसके ऊपर अटैक करता है 48 में, सारे अरब वर्ल्ड जाके अटैक करते हैं। उसके बाद उसने काफी एरिया पे कब्जा किया इसराइल ने उस अटैक के बाद में। फिर 67 में एक वॉर हुआ, 67 में जब 6 डे वॉर हुआ, तब इन सब देशों ने मिलकर अटैक किया। तो 67 के बाद ज्यादा बड़े लैंड पर इसराइल ने क्या किया, कंट्रोल किया, यानी कि उसको अपने नियंत्रण में लिया। अब था क्या कि अगर स्टार्टिंग में तभी जो फिलिस्तीन कंट्रीज है, अरब वर्ल्ड जो है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती इसराइल के वजूद को। और मैं इसमें एक बात कहूंगा कि एक संगठन बना था वहां पर यासिर अराफात के नेतृत्व में, पीएलओ ने काफी प्रयास किया। जैसे आप देखिए, मिस्र की बात करें, मिस्र के साथ कैंप डेविड समझौता, सिद्धार्थ जी इस बात को बोल भी रहे थे। उसके बाद आप देखिए जॉर्डन ने समझौता किया। फिर अभी आप देखिए अब्राहम अकॉर्ड की ओर बढ़ रहे थे। ये सब चीजें एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था और पीएलओ ने काफी प्रयास किया था। और यासिर अराफात ने इतना प्रयास किया था कि अगर यासिर अराफात वहां पावर में रहते, उनको सत्ता में रखा जाता, तो इस तरह के इश्यूज ना होते। होता क्या है कि जो यासिर अराफात की पहल के ऊपर मिस्र और इजराइल साथ में आ जाते हैं, तो यासिर अराफात को फिलिस्तीन पीपल ने एकदम साइड कर दिया। उनके ऊपर यहाँ तक कि कई बार जानलेवा हमले तक हुए यासिर अराफात के ऊपर। और जो हमास का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हमास जो पावर में आया, वो यासिर अराफात के विरोध में आया कि ये क्या करे अराफात जी ने। तो बात ये है कि जब तक आप इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं भी देख रहा हूँ, ये बात आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, भारत के अंदर भी अनेक स्टेटस में लोग देख रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानने की मुद्दा है क्या नहीं है। अब इजराइल का अपना क्लेम है, बहुत पुराने हम बात करते हैं, कहते हैं फिलिस्तीन वहां पर था, उसके बाद इजराइल वहां पर आया। लेकिन अगर टाइम बहुत पुराने समय बात करते हैं, पहले ज्यूस आते हैं, ज्यूस के बाद फिर क्रिश्चियनिटी आती है, क्रिश्चियनिटी के बाद फिर इस्लाम आता है। ऐसे जाएंगे तो बहुत बड़ी बातें होंगी। अब आज की तारीख में कोई ये कहे कि इसराइल को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हटा देंगे, तो इसराइल को कैसे पॉसिबिलिटी होगी और क्या संभव होगी। दुनिया की सबसे सताई हुई कौम है, अगर हम बात ज्यूस की बात करें, चाहे वो रोमन एम्पायर के थ्रू बात करें, ऑटोमन एम्पायर के थ्रू बात करें, उसके बाद आप जानते हैं हिटलर का नाम तो आता ही है। और इतनी प्रोग्रेसिव कौम है इसराइल की कौम। अगर आप नोबल का उठा के देखेंगे, नोबल को, साइंटिस्ट को उठा के देखेंगे, तो इसकी कौम के आपको काफी ज्यादा आपको नोबल मिलेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा में भी, अमेरिका देखिए कोई भी कंट्री है, सब अपने इंटरेस्ट में लगते हैं, ठीक है, अलग बातें हैं, लेकिन नासा में आप देखेंगे, नासा में साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ज्यूस कम्युनिटी का है, और वहां पर एक बहुत बड़ी लॉबी है। आप किसी भी देश में देखेंगे ज्यूस को, ये बिजनेस क्लास में ऐसा घुसते हैं, ऐसा एंट्री करते हैं कि वहां पे अच्छा खासा अपना दबदबा बना लेते हैं। तो एक ऐसी कौम जो सताई हुई और आज आके वो अग्रेसिव होकर लड़ रही है, अग्रेसिव अपने अधिकारों की बात कर रही है, और आप मानने को तैयार नहीं है। एक मैं इंडस्ट्री यहाँ पे कहूंगा राणा जी, ये अरब वर्ल्ड जब पूरा का पूरा अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू, एक्चुअली अब्राहम एक तरह से मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कौरव पांडवों के भीष्म पितामह, तो अब्राहम से ही ये 3 रिलीजन निकले हैं, चाहे वो ज्यूस की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, या आपकी बात करें इस्लाम की बात करें। उस अकॉर्ड से जब आगे बढ़ रहे थे, सऊदी का भी नजरिया इजराइल के फेवर में आ रहा था, तो हमास को इस प्रकार का स्टेप लेकर एक डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से इस बात को सुलझाया जा सकता था, सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन ये हमला कर हमास ने क्या किया है, हमास ने पूरा इस पीस को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया है। रियलिटी बात क्या है, आप जियो पॉलिटिक्स समझिए, मैं आपको जियो पॉलिटिक्स बताता हूँ जिससे दर्शकों समझ में आसानी रहे। एक्चुअली हमास का हुआ है यूज, और वो यूज किया गया ईरान के द्वारा, और ईरान की बैक में जो है वो है रशिया और चाइना।
एक्चुअली रशिया भी चाहता था कि उसका फोकस जो है, जो यूक्रेन पे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का है, वो शिफ्ट हो। उन्होंने वो शिफ्ट करवा दिया है। इधर चीन भी चाहता था कि जो ताइवान के ऊपर कंट्रोल है या ताइवान के ऊपर जो फोकस है वर्ल्ड का, वो शिफ्ट हो और पूरा शिफ्टिंग जो है कहीं और चला जाए। तो यहाँ पर रशिया और चाइना की पूरी कामयाबी हुई है। हमस यूज हो गया और हमस के यूज होने से क्या हुआ, फिलिस्तीन पीपल जो हैं वो बेकार में क्या होंगे, मारे जाएंगे। और अगर इजराइल इसको रिटेलिएट नहीं करता है, ये वैसी इंसिडेंट होगा जैसे पुलवामा अटैक के बाद में हम अगर ना करते तो ये हमारे वजूद के लिए होता। 26/11 घटना के बाद भारत ने जब रिटेलिएट नहीं किया तो भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा गया कि भारत तो कोई अपने स्टैंड नहीं ले सकता, अपने डिफेंस में स्टेप नहीं ले सकता। तो उरी अटैक के बाद, पुलवामा अटैक के बाद जब हमने स्टैंड लिया, जो पाकिस्तान हमेशा ऑफेंसिव रहता था वो पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में है। तो बात ये इजराइल के वजूद की बात है, इजराइल के अस्तित्व की बात है। इजराइल को यहाँ पर खुली छूट मिल गई है। रियलिटी में अगर मुस्लिम वर्ल्ड को, अरब वर्ल्ड को विरोध करना चाहिए, वो हमस का डिटेंड करना चाहिए और फिलिस्तीन के बाद उठाना चाहिए। हमस ने खुलकर बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैं उन सारी बातों को शायद सभी समझ रहे हैं और हमास को लेकर भी जो चीजें हैं, हमास के समर्थन में भी कोई नहीं है। मैं उस बात का भी अभी आगे जवाब दूंगा, लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो लगातार फिलिस्तीन ने कब्जा किया जमीन पर, मैं उसको समझना चाहता हूं बस। नहीं देखिए, ये कब्जा नहीं कहेंगे। देखिए क्या होता है, इसी को मैं समझना चाहता हूं कि इसको कब्जा कहें या इसको किसी दूसरे एंगल में भी कुछ और कहा जा सकता है। नहीं देखिए, इसको कब्जा से नहीं कहा जाएगा। देखिए इजराइल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिएगा। इजराइल के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कही जाती है कि इजराइल का डिफेंस प्रोग्राम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए एक तो होती है तलवार, एक होती है ढाल। तो इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल की ढाल बड़ी गजब की है। तलवार तो है ही, लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छी सेव करना जानता है। तो जब इजराइल के ऊपर लगातार अटैक होते रहे, बार बार हमले होते रहे, तो इजराइल ने पॉलिसी क्या अपनाई कि हम क्या करेंगे, उनके एरिया में जाकर वहीं पर उनको कंट्रोल करेंगे ताकि हमारे एरिया पर अटैक ना हो। जैसे हमारा भी, अब देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान में जाके हमने अटैक किया। तो इजराइल की स्ट्रेटजी क्या थी कि हम जाके अटैक करेंगे और अटैक करके वापस नहीं आएंगे, हम वहीं पर अपनी कॉलोनी बना देंगे, वहीं अपना सेटलमेंट कर देंगे और वहीं के थ्रू हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इजराइल को आप कैसे कह सकते हैं, इजराइल की मेन लैंड को बचाने के लिए ये तो अमेरिका करता है, ये तो हर कंट्री करता है कि अपनी मेन लैंड को, जहां पर उसके सिविलियंस हैं, उनको बचाने के लिए वो दूसरे फ्रंट पे जाकर खेलता है। तो उसमें बुराई क्या है इजराइल की। और फिर दूसरी बात ये है ना कि देखिए ये तो स्टेप लिया गया फिलिस्तीन के द्वारा। जब टू नेशन थ्योरी को इजराइल एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद अरब वर्ल्ड को अटैक किया और अटैक करने में फिर 67 में 6 डे वॉर हुआ, उसके बाद भी हमले होते रहे हैं। तो जब उस समय आपने नहीं किया और यासिर अराफात जो शांति की अपील लेकर आगे बढ़े थे, उनको आपने साइड कर दिया। तो ये तो फिलिस्तीन पीपल को भी सोचना चाहिए कि देखिए लाइफ ऑल अबाउट द चॉइसेस। आपने जैसा चुना वैसा आपको निर्णय, आपको परिणाम मिलेगा और ये पूरा परिणाम क्या, फिलिस्तीन पॉपुलेशन को, जनता को भुगतना पड़ेगा। कि 2007 में आप देखिएगा, अगर आप गाजा स्ट्रिप की असेंबली देखेंगे, 132 सीट वहां पर हैं, जिसमें 74 सीटें किसके पास में, हमस के पास में है। तो ये हमस कहां से आ गया? आज वो 28,000 लड़ाके लेके चल रहा है, 5,000 मिसाइल की बात कर रहे हैं, 5,000 मिसाइल हमने इजराइल में दागे हैं। ये मिसाइल आए कहां से? ये क्या लोकल सपोर्ट के बगैर 28,000 लोगों की फोर्स बन गई? बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई इतना मैनिपुलेशन हो जाएगा, 2-4-5,000, लेकिन 28,000 लोगों की फोर्स लेके घूम रहा है, उसके बाद भी उसको तो सपोर्ट मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? और आप कह रहे हैं कि हमस को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमस को सपोर्ट ईरान खुलकर कर रहा है। हमस को सपोर्ट आप देखिए कतर का, कुवैत का, और आपका ओमान का, मलेशिया का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, उन सब का खुलकर सपोर्ट आ गया है। तो खुलकर सपोर्ट आ गया, अगर ये सारी दुनिया के जितने अरब वर्ल्ड है या इस्लामिक नेशंस हैं, ये हमस को कंडेम करते और फिलिस्तीन लोग कहते कि भाई हमस को वहां से भगाओ, हमस को वहां से हटाओ, तब तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा। मुझे लगता है कि हमस ने कर फिलिस्तीन के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है इजराइल इसको रुकेगा और इजराइल को रुकना भी नहीं चाहिए अगर उनको अपना वजूद चाहिए। ठीक, विनोद जी, क्या फिलिस्तीन और हमस को हम अलग अलग देखें या दोनों एक ही हैं? मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों की ये धारणा है, वो ये कहते हैं कि साहब फ़िलिस्तीन को लोग जो मुस्लिम वर्ल्ड है उससे जोड़ के रखते हैं। अगर आप तारीख में जाएं और काफ़ी पीछे जाएं तो आप ये देखेंगे कि जब इस्लाम आया भी नहीं था तब भी पैलेस्टाइन वहाँ था
तो इसको इस्लाम से जोड़ना मेरे हिसाब से गलत होगा। लेकिन हाँ, हमस को, क्योंकि देखिए इस्लाम एक बहुत ही मतलब जिसे रेस्पेक्टेड और मुकद्दस धर्म है, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है साहब, देखिए जिस तरह की बदसलूकी लोगों ने की है या जिस तरह से बच्चों पे उन्होंने किया है। निपुण साहब ने बड़ी अच्छे से समझाया कि भाई कोई रिलीजन आपको ये नहीं करता है। तो हमस को ईरान, अब ये देखिए ईरान अपना दे वांट टू सेटल देयर स्कोर्स विद इजराइल, तो उन्होंने क्या होता है कि भाई कई बार हम क्या करते हैं, वी गेट इन्वॉल्व इन अबेटमेंट ऑफ ए क्राइम, या हम देखिए मुखौटा तो हमस को हम साउंड बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है ईरान या रशिया या तुर्की। तो ये जो ताकतें हैं, ये जो समीकरण जो भर के आ रहे हैं, या जो जिस तरह से पोलराइजेशन होता जा रहा है, तो वो ये चाह रहा है कि भाई कैसे न कैसे इजराइल को और अमेरिका को इसमें ड्रैग किया जाए, जिससे उनका जो फोकस है वो यूक्रेन वॉर से इधर शिफ्ट हो। क्योंकि देखिए हमस, जैसा भी साहब ने बताया था, निपुण साहब ने, कि भाई इतना बड़ा असला, इतना बड़ा सपोर्ट खाली हमस नहीं कर सकता, क्योंकि हमस की आप देखिए कि क्या ताकत है, कुछ नहीं है, उसकी कुव्वत क्या है, कुछ नहीं है। तो जितना पैसा वहां से आ रहा है विदेशों से, जितना जो बाकी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके दम पे इस तरह के अटैक्स कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इजराइल, देखिए इजराइल को बहुत ज्यादा देश जानते नहीं है कि भाई कितने जीवट लोग हैं। आप एनटीवी का ऑपरेशन देखिए, ये तो बिल्कुल बगल में है, गाजा पट्टी उनके रीच में है, उनके बिल्कुल बगल में है। 2000 किलोमीटर पे जाके उन्होंने युगांडा से अपने बंधक छुड़ा के लाए थे, और नेतन्याहू साहब के ब्रदर उसमें शहीद हुए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू। और क्योंकि जिस तरह का जज्बा आप देखेंगे इजरायलीज में, इजराइल में, आप अमेरिका में देखिए, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो ज्यूज हैं। जेलेंस्की आप देखिए जिस तरह से उन्होंने खड़े हुए हैं, वो ज्यू हैं। तो इनके अंदर जो जज्बा है कुछ करने का, देखिए इजराइल को भी, जो अगर आप इतिहास में जाएं तो इजराइल को उन्होंने जो कहा है कि इट वाज ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो वो उनका हक है। और क्या उनको इतना भी हक नहीं है कि साहब वो अपना एक अपना राज्य, अपना एक टेरिटोरियल एंटिटी अपनी स्टैब्लिश कर चुके हैं। और हाँ, बिल्कुल जैसा निपुण साहब ने कहा और सिद्धार्थ साहब ने भी इसको बड़े विस्तार से बताया है, तो मैं उनसे सहमत हूं कि इजराइल को अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वजूद की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। सिद्धार्थ साहब, हमास के पास एक तरफ शांति की अपील और दूसरी तरफ हमास को अगर ये सारी चीजें दी जा रही हैं, अगर उससे कहा जा रहा है कि लड़िए, और दूसरी तरफ इराक के एक शिया नेता का यह भी बयान आ जाता है कि यहूदी तो हमारे सारे दुश्मन हैं, ये तो फिर शांति कैसे आएगी, या फिर ये इशारा कुछ और है? नहीं राणा जी, पीस, एक्सपेक्टिंग पीस इन द रीजन नाउ साउंड्स वेरी डिफिकल्ट। शांति की वहां पे इच्छा, अपेक्षा करना अब थोड़ा ये डिफिकल्ट होता जा रहा है। देखिए, दो तीन बातें मैं जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया और निपुण जी ने भी बड़ी निपुणता से उसको समझाया कि इजराइल जो है या फिर जो यहूदी कौम है, अभी देखिए एंटनी ब्लिंकन जब जो कि विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो इजराइल जाते हैं तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे एक यहूदी की तरह आया हूँ। आज आप देखिए फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ही इज अ ज्यूइश। आज आप देखिए जैसे कि निपुण जी ने बताया, काफी सारे नोबेल लॉरेट्स हैं जो मेडिसिन हो गया, फार्मेसी हो गया, उसमें सब उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पे एक सिविलाइजेशन, एक कम्युनिटी है जो प्रॉस्पर होना चाहती है, जो ह्यूमैनिटी के साथ रह के ब्लिसफुली, खुशी से रहना चाहती है, वो है। ये उदाहरण मैं कई जगह पे दे चुका हूँ कि जब 2008 में इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में एक सुलह प्रोजेक्ट हुआ था, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो सुलह करना, सुलह इज एन अरबिक वर्ड, और इट वाज बेसिकली ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस हुआ था, जिसमें आई वाज पार्ट ऑफ इट। और जब हम पैलेस्टीनियन क्वार्टर्स में जाते थे जो कि वेस्ट बैंक में है, तो वहाँ के बच्चों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते थे, उनको अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो वो उसके साथ इतनी rather than trying to find a symphony out of that musical instrument, वो उसको सड़क पे पटक पटक के उसको, उसके अंदर का जो एग्रेशन है वो निकालना चाह रहा है।
तो एक सोसाइटी है जो खुशी से, इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है, और दूसरी एक कम्युनिटी है जिसका सिंगल एम जीवन का यही है, टू एनहाइलेट इजराइल एंड द जूइश पीपल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जो है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी है, जिसको मैं कह सकता हूँ। एक दो बातें मैं यहाँ पे और आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, डील ऑफ द सेंचुरी जो अभी कुछ वर्षों पूर्व हुई, जिसके बाद हम I2U2 का एक अलायंस भी क्रिएट हुआ। I2 यानी कि इंडिया और इजराइल, और U2 यानी कि USA एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो अरब मुल्क है, वो भी समझ रहा है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो उनकी रही है, वो अभी मे बी अ डेकेड और टू, उसके बाद का फ्यूचर क्या है। सो दे हैव स्टार्टेड नेगोशिएटिंग अबाउट अ लाइफ बियॉन्ड द पेट्रो डॉलर्स। और उसके लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट ने एक समझौता किया इजराइल के साथ, और जिसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये समझौते को डीरेल करने का प्रोसेस भी जो एक कह सकते हैं, वो ये हो सकता है कि हमास को शायद से एग्रीवेट किया गया, हमास को उकसाया गया। ऑब्वियसली ईरान जो कि एक सुन्नी राष्ट्र है, हमास भी एक सुन्नी आइडियोलॉजी के उसमें लोग हैं। तो दोनों का एक अलायंस मिलके कहीं ना कहीं पे ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, सऊदी अरेबिया हैं, वो एक रिकंसिलिएटरी मोड में आ रहे थे। वो एक्सेप्ट करने लगे थे कि इजराइल एग्जिस्ट एंड इज दे हैव टू एक्सेप्ट इट। ये एक रियलिटी है, इसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं। जो कि PLO भी कई बार कह चुका है कि ही वुड वांट ऑल द जूइश पीपल टू बी थ्रोन इनटू द रेड सी। वो अब नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए, शक्तिशाली जब राष्ट्र बनता है, तो ये अभी हमने 2014 से भी देखा, जो कि निपुण जी ने भी बताया कि जब हमारा अब डिफेंस है, डिफेंस इज एन एग्रेसिव डिफेंस, इट्स ओवर्टली एग्रेसिव डिफेंस। तो ये नीति इजराइल की 1948 में जब वो एस्टैब्लिश हुआ तब से रही है। वो एक छोटा सा देश है। अब देखिए, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 420 किलोमीटर में इजराइल के नॉर्थ से आप इजराइल के साउथ तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ 420 किलोमीटर में। और एक्सट्रीम जो उसके जो विड्थ है, वो कुछ मेरे ख्याल से 100-110 किलोमीटर जो है आपके ईस्ट से वेस्ट। तो एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या अभी 90 लाख है। आप ये सोचिए कि दिल्ली की जो जनसंख्या है, उसकी आप जानते हैं दिल्ली की क्या पॉपुलेशन है? लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास है। और मैं सूरत में हूँ, सूरत की पॉपुलेशन इज रफली 80 लाख। तो एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस का देश है, बट उसने अपने ह्यूमन कैपिटल को इतना ऑप्टिमाइज किया है कि आज वो देश जो है सभी से टक्कर ले पा रहा है। दूसरी एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही 7 अक्टूबर हैपेंड, जैसे ही 7 अक्टूबर हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद वॉर डिक्लेयर हुआ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि विश्व के अलग अलग देशों में जहां पे भी इजरायली अभी रह रहे हैं, कुछ मित्र मेरे भारत में थे, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि नाउ दे नीड टू रिटर्न बैक टू देयर कंट्री। तो कहीं ना कहीं पे ये जो अग्निवीर का जो कंसेप्ट भारत सरकार लाई, मोदी सरकार लाई, ये कह सकते हैं कि ये उसकी भी एक आप सफलता देख सकते हैं। ये सारे के सारे वहां के अग्निवीर हैं, रिजर्व्स हैं, जिन्होंने कहीं कुछ 2 साल 3 साल IDF में काम किया और उसके बाद वो अभी अपने अपने प्रोफेशन में है। बट व्हेन द नेशन नीडेड, जब इजराइल को उसकी आवश्यकता थी, सभी के सभी वहां पे एन मास वापस इजराइल जा रहे हैं। नेशन नीड्स इट। तो कहीं ना कहीं पे भारत को इससे बहुत कुछ सीखना है। और आई वुड लाइक टू थैंक AMV नेटवर्क, और आपने जो प्रश्न किए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बिल्कुल निपुण साहब, हमास और इजराइल युद्ध का आखिर असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? देखिए, दुनिया में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये वॉर आगे बढ़ता है तो भारत के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। देखिए, ये पूरा एनर्जी सेक्टर है, तो हम लोग बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड का एक तरह से एनर्जी का एक ट्रांसफार्मर है, जहां से पूरी दुनिया को एनर्जी मिलती है। तो ऑयल के रेट बढ़ना है, तमाम तरह की और चीजें बढ़नी है, वो सब चीजें तो होंगी। उससे बड़ा चेंज क्या होगा कि जिस प्रकार का मिडिल ईस्ट का एक रवैया बदल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, और एक नई तरह की पॉलिटिक्स दिख रही थी कि UAE इजराइल पास आ रहे थे, सऊदी इजराइल की नजदीकियां बढ़ रही थी, इस तरह की जो नजदीकियां। और यहाँ मैं देखता हूँ कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारत एक योजना को लेकर बहुत उत्साहित था, वो था आपका IMEC,
यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर। बिल्कुल। ये केवल भारत के ट्रेड को नहीं, कि भारत का ट्रेड को बढ़ाती, बल्कि जो हमारा एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कंट्री है जो चाइना है, चाइना के BRI प्रोजेक्ट को पुराने जमाने की बात बना देती। तो भारत के लिए एक तीर से दो निशाने सजते। एक तो भारत पूरे इस अरब वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट बनता, और उस ब्रेड बास्केट बनने से भारत को बहुत ज्यादा, जब हम लोग बात करें एक्सपोर्ट की बात करें, वो सवाल होता है भारत की इंपोर्टेंस एक तो चीन को काउंटर करने में, दूसरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहीं का कहीं दूर खड़ा हो जाता, यानी कि पाकिस्तान को पहले हमने आइसोलेट कर दिया है। अब जो एक पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिकल या जियो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी, दूसरा आपका वेस्ट एशिया के लिए, सऊदी वगैरह के लिए, इनके लिए भी पाकिस्तान एक साइड हो जाता। और हमारे जो बहुत सारे इशू हैं, चाहे पीओके का इशू है, तमाम तरह के इशू है, उस पर हमें पूरा समर्थन मिलता और एक दिन हमारा पार्ट बन जाता। तो भारत को हम इकोनॉमिकली बात करें, दूसरा अब इस वॉर को होने से इजराइल के बहुत बड़ी, मतलब आप देखें तो इजराइल और भारत का जो ट्रेड इस साल का था वो 10 बिलियन का ट्रेड था, उस पर मुझे लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जो इजराइल की बहुत सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट भारत में है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो वॉर करेंगे या इन्वेस्टमेंट फोकस करेंगे, इस तरह की जो फर्क पड़ेगा। बाकी बहुत सारी योजनाओं में, चाहे हम सोलर पैनल की बात करते हैं या और बहुत सारे कॉर्पोरेशन हम इजराइल के साथ मिलकर चला रहे थे, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में इजराइल ने भी बताया सिद्धार्थ जी ने। आप देखें तो इजराइल की बात अगर हम करते हैं तो इजराइल एग्रीकल्चर में, ओशियन के वाटर से ड्रिंकिंग वाटर बनाने में, ये कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो इजराइल ने अपनी काबिलियत के दम पर दी है, और इजराइल ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हम बात करेंगे फिलिस्तीन पीपल की बात करते हैं, अगर हमास की बात करते हैं, हमास क्या दे रहा है कि टेररिज्म दे रहा है। तो इजराइल जब पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसे फंसेगा या उसके वॉर में जाएगा तो वर्ल्ड के लिए नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक सिनेरियो बन रहा था इस एरिया में, एक पीस का जो एनवायरनमेंट बन रहा था, आईमैक के बनने से पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाता। यानी कि जो चाइना, रशिया या पाकिस्तान की बात करें, उनको एकदम साइडलाइन करने का तरीका था, लेकिन वो सारे तरीके बदल जाएंगे इस वॉर के होने से। अब यहाँ मुझे एक चीज और भी लग रहा है कि हो सकता है कमिंग फ्यूचर में, जैसे ईरान तो खड़े ही है साथ में, कहीं इस्लामिक वर्ल्ड के दबाव में आके सऊदी और ईरान नजदीक में आ जाए। हो सकता है चाइना, ऐसा ना हो कि चाइना ने जो सऊदी और ईरान के विदेश मंत्रियों की 1 मंथ पहले जो मीटिंग कराई थी, चाइना के उसको लीडरशिप में, चाइना के बड़े भाई की भूमिका में आया और दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अमेरिका जैसा देश किस प्रकार का रोल अदा करता है, कितना इसराइल को सपोर्ट करता है, कितना सऊदी को दबाव बनाता है कि सऊदी इस मामले से दूर रहे। और ये निश्चित जरूर है कि गाजा स्ट्रिप जो है हमास के हाथ से जाएगा, गाजा स्ट्रिप पूर्ण रूप से इजराइल के कंट्रोल में होगा। और अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, अभी मैं मैसेज पढ़ रहा था कि इजराइल ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, लैंड से मिलिट्री वहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं, और नॉर्दर्न गाजा को बोला है इजराइल ने कि आप खाली कर दीजिए, कल को हम पर क्लेम मत करना, हम एंट्री कर रहे हैं। तो 24 आवर्स में कहा है कि नॉर्दर्न गाजा को हम चेंज कर देंगे। अभी इजराइल का जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका स्टेटमेंट ही आया है। तो ये चीजें जो बदल रही हैं, जो चीजें हो रही है, ये पूरी दुनिया में एक नया सिनेरियो सेट कर देंगी, मुझे उस तरह से दिख रहा है पूरा, यानी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होगा। अब उसमें देखना है कि भारत की भूमिका क्या रहनी है। जितना ये मिडिल पावर है, जैसे हम लोग बात करें सऊदी की बात करें, भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस तरह के कंट्री का क्या रोल रहने वाला है, वो देखने वाली बातें होंगी। बिल्कुल। विनोद साहब, मेरा सवाल अब ये है कि जो स्थिति अब बन रही है, तो क्या यूं समझा जाए, और जैसे निपुण जी ने बताया, तो क्या यूं समझा जाए कि चीन हमास के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना कहीं ना कहीं भारत को बना रहा है, या भारत की उस सफलता को जो G20 में मिली थी? देखिए, अगली जो सेंचुरी है वो एशिया की है, और एशिया की जो सेंचुरी है उसमें चाइना इंडिया को बतौर राइवल देखता है। उसका G20 में ना आना ये बिल्कुल एक पॉइंट प्रूव करता है कि साहब दे वर ट्राइंग टू बॉयकॉट इट, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि भारत की किस्मत और उसकी मेहनत इतनी बुलंद थी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ और इट वाज ए थम्पिंग सक्सेस। तो चीन देखिए हमेशा ये चाहेगा कि भारत एंगेज रहे किसी न किसी चीज़ में। कोई काइनेटिक या कोई डायरेक्ट लड़ाई हमारी चाइना से होने वाली नहीं है, जो ये मेरे जाती तासुरात हैं, लेकिन हाँ, ही विल कीप यू बिजी। जैसे पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई थी, जनरल मिर्जा असलम बेग ने दिया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो यही चीज़ चाइना इन्वॉल्व करेगा। आप देखिए, अल बद्र जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको उसने मनशेरा में उसको जीवित कर दिया है, उसको एक्टिवेट कर दिया है। अभी आप देखिए पाकिस्तान को वो बता रहा है, पाकिस्तान के पास देखिए दिवाली वाला रॉकेट चलाने के लिए नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि साहब एक मून पे स्पेस मिशन पाकिस्तान उसके सहयोग से भेजेगा। तो ये सब देखिए पाकिस्तान उसका एक वेसल स्टेट बन चुका है, तो वो हर संभव कोशिश करेगा कि भारत को कैसे उसको ऑक्यूपाई रखे, कैसे एंगेज रखे। और वो कोई काइनेटिक ऑपरेशन, कोई डायरेक्ट ऑपरेशन या कोई लड़ाई भारत से नहीं लेगा, क्योंकि ये उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। और जो जैसे हम संजय दृष्टि कहते हैं, तो चीन हमेशा ये चाहेगा कि भारत ऐसे जो ये बहरान है उनमें एंगेज रहे। आप देखिए ईरान में उसने क्या किया, चाबहार में हमारी एक अच्छी हिस्सेदारी थी, हमें बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे, लेकिन चाइना ने ईरान को इन्फ्लुएंस करके हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हमें रेलीगेट करा दिया गया या हमें वहाँ से निकाल दिया गया, और बड़े छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अभी हमारे पास चाबहार में रह गए हैं, वरना चाबहार में हमारा वर्चस्व था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए चीन हर संभव प्रयत्न करेगा कि भारत को किस तरह से वो अपने जो रास्ते हैं उसमें से निकाले। लेकिन भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, वो भारत की अपनी जो डिप्लोमेटिक कहते हैं ना, रणनीति, कूटनीति और राजनीति, तीनों की जो ट्रोइका है, जो त्रिशक्ति है, वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हुई थी तो उस समय पर वो सऊदी अरब भी उसमें है, इजराइल भी है, और अब ऐसे में अगर सऊदी अरब हमास का समर्थन करता है और इजराइल के साथ युद्ध है, तो फिर ये तो बीच में अटक सकता है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। नहीं, अभी इट विल बी टू स्पेकुलेटिव ये कहना कि ये अटक जाएगा, बट ये बहुत सॉफ्ट आफ्टर इनिशिएटिव रहा जो G20 में भी, जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, कि जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है BRI चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए भारत का जो IMEC प्रोजेक्ट है, कि जिसमें न सिर्फ मिडल ईस्ट बट मिडल ईस्ट से आगे हाइफा जो पोर्ट है, interestingly Adani port has taken over the Haifa port as well, तो वहां से लेके जो कि इजराइल में है, तो वहां से लेकर पूरा यूरोप तक एक सप्लाई चेन का मैकेनिज्म होगा। और ये डेफिनेटली एक, जब G20 पूरे समिट की जो सफलता हुई और उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यही कहा कि अब विश्व को एक, जैसे आपने शुरुआत में आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी यही कहा था कि डेवलपमेंट की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। तो हमास का अनहाइलेशन, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी का जो है सफाया होने के बाद, मैं समझता हूँ कभी कभी लगता है कि ये शायद प्रोटेक्टेड वॉर हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब ये गुंजाइश आएगी कि जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो, या फिर UAE जो है वो खुल के एंटी इजराइल हो पाएगा, क्योंकि वो भी अब रियलिटीज को समझ रहा है, जो उनकी इकोनॉमिक रियलिटीज हैं वो उसको भी समझ रहा है। डेफिनेटली इसमें चाइना, रशिया और जो ईरान का एक छोटा सा एक अलायंस बनता दिख रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो यूक्रेन सेंटिमेंट्स को मैंने देखा है। आपने बताया ज़ेलेंस्की वो खुद एक ज्यूइश हैं, तो उस वजह से भी, और हर तरह से एक यूक्रेन के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इजराइल में ऐसी हैं जो कि रशियन ज्यूइश वहां पे आके रह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में है। ऑलमोस्ट उनका मेरे ख्याल से 15 to 20% या शायद उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन होगा जो रशियन इमिग्रेंट्स हैं, रशियन ज्यूइश इमिग्रेंट्स हैं। तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में आई थिंक भारत जो भी कर रहा है, जो जिसमें वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं, और जैसे कि निपुण जी ने बताया कि IMEC जो है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे यूरोपियन देश और उसके आगे जाते हुए वहां से वो अटलांटिक के थ्रू US तक पूरा एक सप्लाई चेन कॉरिडोर बन रहा है, और ये होगा, ये संभवतः ये डेफिनेटली होगा ही होगा। और इसमें कुछ चीजें जो हैं जो भारत को और भारतीय नागरिकों को समझने लायक बात है, या फिर आपके AMB नेटवर्क्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कोई भी देश की कूटनीति जो होती है वो सिर्फ वहाँ के राजद्वारी यानी कि वहाँ के डिप्लोमेट्स और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा नहीं होती है, लोगों के द्वारा भी होती है।
जब एक 90 लाख की पॉपुलेशन वाला देश देखता है कि किस तरह से भारत हमें सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से भारत ही एकमात्र ऐसा देश था कि जिसने जूइश होलोकॉस्ट के समय उनको जूइश लोगों को बचाया, उनको यहाँ पे भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र था कि जहाँ पे जूइशों का कत्लेआम नहीं हुआ। होलोकॉस्ट पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात बता रहा हूँ। न सिर्फ यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिला, बट उनको यहाँ पे हमने हर तरह से संभाल के रखा। तो ये एक हिस्टोरिकल टाइज रही हैं जूइश कम्युनिटी की इजराइल की भारत के साथ, और 2014 के बाद तो ये बहुत ज्यादा आगे गई हैं। और हर तरह से जो इंडियन कम्युनिटी है, भारत के जो भारत निवासी हैं, उनको एक तरह से मैं समझता हूं कि जो इजरायली सिटीजन्स हैं, जो कॉमन सिविलियंस हैं, जो उनके ऊपर जो जातियां हुई हैं, उनके ऊपर जो इतने इट वाज शॉकिंग जो भी हमने 7 अक्टूबर का इवेंट्स देखे, तो उस केस में इसको बताना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को। ठीक, निपुण साहब, आखिर ये लड़ाई कहां तक जा सकती है? देखिए, मुझे तो लगता है, जो मैं सिद्धार्थ जी और विनोद जी में सुन रहा था, मैं काफी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इसमें मुझे जो लगता है ये लड़ाई तो गाजा के नियंत्रण के बाद ही रुकेगी। उससे पहले मुझे लगता नहीं कि नियंत्रण रुकने वाला है, क्योंकि इजराइल अगर रुकेगा तो इजराइल के वजूद के लिए इशू होगा। और मुझे लगता है उसके बाद कहीं पीस की, शांति की बातें होंगी, क्योंकि अभी तो स्थिति ऐसी है कि ये वोट चलने वाला है और पूरा गाजा और वेस्ट बैंक में मुझे लगता है कि एक्शन होने को, तो इजराइल के साथ अब पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी जुड़ी है, क्योंकि ये जो अटैक है, आप देखें 9/11, 26/11 जैसा अटैक है और पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। तो इजराइल तो ये कहेगा भाई मैं तो ऐसे डर के इन्वायरमेंट में नहीं जी सकता। अभी मैं देख रहा था इजराइल के जो लोग हैं, लाखों लोग की हम बात करें तो 1-2 लाख का नंबर देख रहा था, वो बंकर्स में रह रहे हैं और एक डर, एक फियर में, और सरकार के प्रति नाराजगी जता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, तमाम तरह की बातें हैं। तो इस समय इजराइल के लोगों में एक अग्रेशन है, बदले की आग है, और उस बदले की आग को इजराइल जरूर कैच करेगा। वर्ल्ड की जो एक सिंपैथी मिल रही है उसको पूरा कैच करेगा। और ये मैं कह रहा हूँ, इजराइल अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये तो हमास का हौसला खुलेगा। तो गाजा के कंट्रोल के बाद ही कुछ आगे बातें बढ़ेंगी, उसके बाद ही कुछ ये संभावनाएं दिखेंगी। अभी तो वॉर है, केवल वॉर, मुझे तो ये लगता है अभी वॉर है। लेकिन ये जरूर है कि भारत के लिए एक बड़ा बन सकता है कि अभी क्या ना, वॉर में बहुत सारी चीजें कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूँ कि हमास पूरा खत्म करेगा और गाजा स्ट्रिप पर पूरा कंट्रोल होगा। ये मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ। ये आप देखिएगा 5-6 दिन में सारी रिपोर्ट आने लगेंगी। विनोद साहब, सिर्फ गाजा पट्टी पर नियंत्रण के बाद रुकेगा या पूरा फिलिस्तीन के नियंत्रण पर? देखिए, जिस तरह से इजराइल ने बीड़ा उठाया है, पहली बात तो वो इस गाजा पट्टी की क्लींजिंग या सैनिटाइजेशन करेगा। और आपने देखा होगा जिस तरह से हिजबुल्लाह कूदा था इस पूरे प्रकरण में, अब उसने एक बैक स्टेप ले लिया है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस तरह का रुख या अग्रेसिव पोस्चर इजराइल ने बना रखा है, और पिछले युद्ध अगर आप देखें, गाजा पट्टी भी उन्होंने इजराइल वगैरह से, गोलन हाइट्स या लेबनान से जो उन्होंने एरिया जीता था, जैसा अभी सद्दाम साहब ने बताया था कि साहब किस तरह से 45% उनको जो जमीन मिली थी उसको उन्होंने किस तरह से बढ़ा लिया है। हाँ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो स्लाइसिंग जो है वो पहले वो गाजा पट्टी से ही शुरू होगी। एक राणा साहब, और चीज मैं आपको बता दूं, मैं बहुत दिनों से आपके चैनल से जुड़ा हूं कि आज का जो पैनल है, मतलब बहुत ही मतलब शानदार पैनल आपने किया है और इतने विद्वान लोगों को बुलाया है। आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट। जनरली टीवी चैनल्स पे डिबेट कम, दंगल ज्यादा रहता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बढ़िया डिबेट रही है। आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड एंड आई वांट टू सैल्यूट बोथ द पैनलिस्ट, दोज हु हैव रियली मेड इट वेरी वेरी एनरिचिंग। बिल्कुल। लास्ट कमेंट सिद्धार्थ साहब आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये कहां जाकर युद्ध रुकेगा, कहां थमेगी ये लड़ाई? I'll take it further from what Brigadier Datta ji had said. I think जब हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स या एक यूनिफॉर्म्ड एंटिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, एंड इट इज रेसिप्रोकल। बिल्कुल। Indeed enjoyed interacting, but it's an honor to be with in the panel with the likes of Brigadier Vinod Datta ji and Nipun ji. But जब हम एक यूनिफॉर्म आर्मी है,
और दूसरी वहां पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि कोई भी हो सकता है, कोई सिविलियन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे दत्ता साहब ने कहा कि सैनिटाइज करेगा, बट सैनिटाइज किसको, कैसे? क्योंकि वहां पे कोई भी हमास सिंपैथाइजर भी अगर है तो उनके पास तो वेपन कुड बी अ प्रोजेक्टाइल इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। या फिर आप पूरे के पूरे 25 लाख लोगों को वहां से खत्म कर दी, तो ये 25 लाख लोग जाएंगे तो भी जाएंगे कहां पे? एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ इजराइल है। तो ये एक बड़ी समस्या आने वाले वर्षों में जो रेफ्यूजी क्राइसिस होगा। इजिप्ट ने मना कर दिया है, जॉर्डन इज अप टू द ब्रिंक। तो देखिए सिचुएशन जो है, समय बड़ा कम है सिद्धार्थ साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, और शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल ऐसे में यही कि आखिर ये युद्ध तो शुरू हुआ है, लेकिन इस वॉर का ठोर कहां पर है, इसका अंत कहां पर है? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।